Now we are going to study the important physiological disorders of mango along with their management practices. So far we have studied the mango diseases, insect pests, and now physiological disorders. So let's start with number one physiological disorder in mango, that is the black tip. Black tip is very important physiological disorder, and this problem in the problem of black tip in mango is mainly caused by three important gases. So we study detail what is black tip actually. तो जो मैंगो में ब्लैक टिप होती है इट इज ड्यू टू ब्रिक क्लिन्स, जो मिट्टी की भट्टी होती है उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है. कोल फ्यूम्स ऑफ ब्रिक क्लिन्स अप लोकेटेड अप टू अ कितना डिस्टेंस 200 मीटर्स. तो जो ब्रिक क्लिन्स होती हैं 200 मीटर डिस्टेंस में अराउंड द मैंगो ऑर्चर्ड. सपोज वी हैव अ मैंगो ऑर्चर्ड और मैंगो ऑर्चर्ड के 200 मीटर दूर जो है वो वहाँ पे ब्रिक क्लिन्स होती हैं. तो ब्रिक क्लिन्स की वजह से क्या होता है, तीन गैसेस जो होती हैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लैक टिप के लिए, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, इथाइलिन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, दीज थ्री गैसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज SO2, इथाइलिन दैट इज फॉर्मूला होता है C2H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO. तो ये तीनों गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, इथाइलिन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों ही गैस जो होती हैं जब रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, तो मैंगो ऑर्चर्ड्स जो होते हैं आसपास वहाँ पे ये ब्लैक टिप जो होती है, मैंगो का जो टिप होता है आप देख सकते हैं फिगर में, जो टिप वाला पोर्शन है ये ब्लैक कलर का हो जाता है. ये ब्लैक टिप इन तीन गैसेस की वजह से ही होता है. सिम्टम्स में क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिप्रेस्ड स्पॉट्स ऑफ येलोइंग टिश्यू एट द डिस्टल एंड ऑफ द फ्लावर, डिस्टल एंड ऑफ द फ्रूट. तो फ्रूट का जो डिस्टल एंड होता है मैंगो के फ्रूट का, सपोज इज अ मैंगो, और मैंगो के फ्रूट का जो एकदम डिस्टल एंड होता है नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स जो है वो डेवलप होने लग जाता है, which gradually increase in size, become brown and finally black. तो इनिशियली तो ये ब्लैक नहीं होता, जैसे जैसे इनिशियल ये स्टार्ट होता है ब्लैक टिप डिसऑर्डर, इनिशियली इसका कलर ब्लैक नहीं होता, इनिशियली ये येलो कलर का होता है, और जैसे जैसे ये साइज में स्पॉट इंक्रीज होने लगता है तो ये ब्राउन कलर का पड़ता है और फाइनल जाके इसका कलर आता है ब्लैक. दैट इज वाई दिस ऑर्डर इज नोन एज ब्लैक टिप. द नेक्रोटिक एरिया इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड टू द टिप ऑफ द फ्रूट. और ये जो डिसऑर्डर है ना, ये नेक्रोटिक एरिया जो होता है, ये आप देख सकते हैं ना नेक्रोटिक एरिया, ये ब्लैक कलर का, ये सिर्फ फ्रूट का जो टिप वाला पोर्शन है वहीं तक रहता है, पूरे के पूरे ऑल ओवर द फ्रूट में ये ब्लैक नहीं हो जाता, सिर्फ टिप वाले पोर्शन में ही ये रिस्ट्रिक्ट रहता है. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ब्लैक टिप. कलर ब्लैक होता है और ये टिप पे रहता है. अब इसके लिए प्रिवेंशन मेथड्स क्या होते हैं. द प्रिवेंटिव मेजर्स टू हैव ऑर्चर्ड 1.5 किलोमीटर टू द ईस्ट एंड वेस्ट एंड 0.75 किलोमीटर टू द नॉर्थ एंड साउथ अवे फ्रॉम द क्लिन्स. तो जो मिट्टी की भट्टी होते हैं ना, ब्रिक क्लिन्स होते हैं, उनसे अगर 200 मीटर के डिस्टेंस में अगर हमारा ऑर्चर्ड स्टैब्लिश होगा तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम हो सकती है. तो हमें अपने डिस्टेंस को इंक्रीज करना होगा, यानी ईस्ट टू वेस्ट में अगर देखें तो 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा और नॉर्थ साउथ से 0.75 किलोमीटर डिस्टेंस जो होना चाहिए वो रहना चाहिए क्लिंग से, मैंगो ऑर्चर्ड का. केमिकल्स की अगर बात करें तो ब्लैक क्लिंग से बचने के लिए वी हैव टू केमिकल्स, सोडियम बाइकार्बोनेट. वी कैन स्प्रे 2% सोडियम कार्बोनेट एंड 0.6% बोरेक्स. ठीक है, तो बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट इसका केमिकल ऑप्शंस होते हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए, या फिर इसको एक कंट्रोल मेजर कह सकते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर होता है स्पॉन्जी टिश्यू. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पॉन्ज जो डिसऑर्डर है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लैक टिप के बाद स्पॉन्जी टिश्यू, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, मैंगो का जो इंटरनल टिश्यूज होते हैं, यानी मैंगो का यू कैन सी जो मैंगो का एडिबल पोर्शन होता है, यू नो व्हाट इज कॉल्ड मीजोकार्प. मैंगो का जो एडिबल पोर्शन होता है जो हम खाते हैं दैट इज नोन एज मीजोकार्प. अब अंदर से जो मीजोकार्प होता है वो सड़ने लगता है. यू कैन सी इन दिस फिगर मैंगो का जो कुछ पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड और नॉन एडिबल रह जाता है. दैट इज द रिजल्ट ऑफ स्पॉन्जी टिश्यू. और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी गई है अल्फांसो वैरायटी में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो स्पॉन्जी टिश्यू फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है मैंगो का, वो कौन सी वैरायटी में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है या बहुत ज़्यादा पाया जाता है. दैट इज अल्फांसो. मैंगो की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं बट जो अल्फांसो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है स्पॉन्जी टिश्यू से. इसमें सिम्टम्स की अगर बात करें तो एक्सटर्नल सिम्टम ऑफ द फ्रूट
of the affected by spongy tissues are not apparent at the time of picking or at time of ripe stage. तो उसके सिम्टम्स जो होते हैं ना, एक्सटर्नल सिम्टम्स यहाँ पे कोई विजिबल नहीं होता. अगर हम आम को बाहर से देखेंगे तो बाहर से तो वो नॉर्मल एक हेल्दी मैंगो की तरह दिखाई देगा, बट जब हम उसको कट करेंगे, इसके इंटरनल टिश्यूज को ऑब्जर्व करेंगे, तभी जाके हमको स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर ऑब्जर्व हो सकता है. इफ वी कट द राइपन फ्रूट, तो राइपन फ्रूट्स को जब हम नाइफ से कट करेंगे तभी अंदर से हम ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इसमें स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर है या नहीं. अदरवाइज हम बाहर से अपीयरेंस से हम डिटेक्ट नहीं कर सकते. इट्स अ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन विच द फ्रूट पल्प रिमेन्स अनराइप. तो फ्रूट का पल्प जो होता है वो अनराइप रहता है. जैसे आप फिगर में देख रहे हो, ये जो पोर्शन है अजीब सा पीला पीला, ये अनराइप पोर्शन है, यानी अच्छे से पका नहीं है. तो इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ अनहाइड्रोलाइज्ड स्टार्च ड्यू टू फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय हीट इन mature fruits at pre-harvesting and post-harvesting stages. तो होता क्या है, जब मैंगो की हार्वेस्टिंग चल रही होती है या फिर वी कंसीडर प्री हार्वेस्टिंग या पोस्ट हार्वेस्टिंग स्टेजेस में, अगर हम मैंगो की प्रॉपर हैंडलिंग नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, तो बहुत सारे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से, यू कैन से हीट इज नथिंग इट इज अ टेम्परेचर. तो हीट जो होती है उसमें टेम्परेचर अगर प्रॉपरली रेगुलेट नहीं होगा तो मैंगो के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल या बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से स्टार्च की हाइड्रोलिसिस होती है. और ये आपको पता होगा, जो स्टार्च होता है वो हाइड्रोलाइज्ड होकर सिंपल यूनिट्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो क्या होता है कि अगर मैंगो को प्री हार्वेस्ट या पोस्ट हार्वेस्ट के टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, मैंगो के अंदर कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टार्च जो है वो अनहाइड्रोलाइज्ड ही रह जाएगा, और इसकी वजह से जो पोर्शन है वो अनराइप दिखाई देता है, जिसको हमने नाम दिया स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर. ओके, अब इसमें मेन इसकी कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं. यहाँ पे हम कैल्शियम डिप ट्रीटमेंट को यूज़ करते हैं. ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट कैल्शियम डिप ट्रीटमेंट, यानी हार्वेस्टिंग के बाद हम मैंगो को कैल्शियम डिप ट्रीटमेंट देंगे. कैल्शियम सॉल्यूशन में हम उसको डिप करेंगे फॉर सम टाइम्स, ताकि ये डिसऑर्डर्स थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए. द प्री हार्वेस्ट डिप सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द अक्रेंस ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज इन द राइप एंड अल्फांसो फ्रूट्स. तो बेसिकली अल्फांसो में ही ये मेथड हम अप्लाई करते हैं, कि स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर मेनली अल्फांसो वैरायटी में ही बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है. इसके अलावा द यूज ऑफ विंड ब्रेक्स फॉर प्रोटेक्टिंग द ऑर्चिड फ्रॉम वार्म एयर ड्यूरिंग मे एंड यूज ऑफ प्रॉपर प्रिकॉशंस एज पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज चेक द डिसऑर्डर. तो वैसे बेस्ट मेथड तो उसका पोस्ट हार्वेस्ट कैल्शियम डिप ट्रीटमेंट ही होता है, बट इसके अलावा फील्ड में अगर हम को कोई मेथड अप्लाई करना है तो विंड ब्रेक्स अप्लाई कर सकते हैं ड्यूरिंग मे, क्योंकि मे के में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा समर होता है, गर्मी होती है, हॉट विंड्स ब्लो करती है उसको, क्योंकि हॉट विंड की वजह से भी क्या हो सकता है कि मॉइस्चर जो होता है वो गायब हो सकता है, मॉइस्चर रिड्यूस हो सकता है. दैट इज वाई उस विंड को ब्रेक करने के लिए विंड ब्रेक का यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द अबाउट द स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर. द नेक्स्ट वन इज द फ्रूट ड्रॉप. मैंगो में फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है. यू ऑल नो, जो मैंगो होता है उसमें जो फ्लावर होते हैं वो दो टाइप्स के फ्लावर्स में प्रोड्यूस होते हैं. मैंगो प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर. मैंगो में दो तरह के फ्लावर्स होते हैं. फर्स्ट वन इज स्टैमिनेट टाइप, जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर प्रोड्यूस होता है, और दूसरा होता है हर्मेफ्रोडाइट, जिसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं, और यू कैन सिंपली से हर्मेफ्रोडाइट या फिर परफेक्ट फ्लावर्स. ठीक है, तो दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, स्टैमिनेट एंड हर्मेफ्रोडाइट या परफेक्ट फ्लावर. अब उनमें से कुछ ही फ्लावर होते हैं जो फ्रूट्स में डेवलप हो जाते हैं और पूरा मैच्योरिटी तक वो फ्रूट्स की फॉर्म में ही रिटेन रहते हैं. ओके, इन मैंगो देयर इज अ हैवी फ्रूट ड्रॉप ऑफ हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स एंड यंग फ्रूट्स अमाउंट टू 99% और मोर. तो यू कैन इमेजिन कि मैंगो में इतना सारा फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाता है. फ्लावर ड्रॉप होगा, दैट इज वाई फ्लावर नहीं होगा, तो फ्रूट ड्रॉप इट इज नॉर्मल थिंग. In general, in mango, 0.1% or less hermaphrodite flower develop fruits to maturity. ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, ये परसेंटेज याद रखना है कि मैंगो में कितने ऐसे हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं जो फ्रूट टू मेच्योरिटी तक रिटेन रहते हैं. दैट इज ओनली 0.1%, और ये यहाँ पे लिखा है और लेस, यानी 0.1% या उससे कम. ओके, तो बहुत ही कम अमाउंट में फ्लावर्स जो है फ्रूट की मेच्योरिटी तक ही रिटेन रह पाते हैं. द मैक्सिमम ड्रॉप ऑफ फ्रूट इन लंगड़ा एंड दशहरी टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट 3 weeks ऑफ अप्रैल एंड डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द ड्रॉप इन द फॉलोइंग वीक्स. तो मेनली दो वैरायटीज यहाँ पे मैंगो में देखी जाती हैं, लंगड़ा वैरायटी है और एक दशहरी वैरायटी है.
मैंगो में जो लंगड़ा और दशहरी वैरायटीज़ हैं इनमें बहुत ज़्यादा फ्रूट ड्रॉप की जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम है, और ये जो फ्रूट ड्रॉप इनमें होता है ये होता है एट द टाइम ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, उसके बाद ये फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम जो होती है वो कुछ वीक्स के बाद अगेन सिग्निफिकेंट रूप ले लेती है। अब ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्रूट ड्रॉप? ठीक है, हमने देखा कि हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स बनते हैं, वो फ्लावर्स जो होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, और स्पेशली लंगड़ो दशहरी वैरायटीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। तो उसके पीछे का रीज़न जो है वो होता है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। ओके, बहुत सारे रीज़न है, बट जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस इट इज़ मेजर वन ड्यू टू deficient nutrition of many developing embryos may be the most important internal factor leading the post fertilization drop in mango. तो you can see this very important point here, जब मैंगो में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन ड्रॉप हो जाता है फ्लावर्स का, वो क्यों होता है? क्योंकि मैंगो के जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में जो फीमेल फ्लावर में जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो रही, डेफिशिएंट है वहाँ न्यूट्रिएंट। दैट इज़ वाई ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से मैंगो में फ्लावर यहाँ पे ड्रॉप, स्टार्टिंग में जो फ्रूट्स है वो ड्रॉप हो जाता है। दिस रिजल्ट ड्यू टू द कंपटीशन अमंग ओवरक्राउडेड फ्रूटलेट्स ऑन पैनिकल। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मैंगो की फ्लावर होते हैं या इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम पैनिकल बोलते हैं, उसमें जो फ्रूटलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडेड है, यानी बहुत ज़्यादा बंच में है वो। Degeneration of the embryo in the initial stages of its development may yet another cause of the drop. This occurs invariably if the flowers are self-pollinated. तो ये था रीज़न न्यूट्रिशन इम्बैलेंस का। ना उसको कॉम्बैट कैसे करना है, यानी इसके लिए क्या रेमेडी है, क्या कंट्रोल मेजर्स हैं जिसको हम इसको अप्लाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं, दैट इज़ वी कैन स्प्रे नैप्थलिक एसिटिक एसिड NaA या फिर 2,4-D। ठीक है, तो नैप्थलिक एसिडिक एसिड या फिर 2,4-D का हम स्प्रे कर सकते हैं 20 ppm ईच। ओके, या फिर एक नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे LR 100 ppm का। ठीक है, तो मेक श्योर ये तीन इंपॉर्टेंट नाम्स आपको याद रखने हैं। फ्रूट ड्रॉप से बचने के लिए हम नैप्थलिक एसिडिक एसिड या फिर 2,4-D का स्प्रे कर सकते हैं 20 ppm ईच, और LR 100 ppm का स्प्रे कर सकते हैं। और ये स्प्रे कब करना है? एट पी स्टेज ऑफ द फ्रूट गिव्स प्रॉमिसिंग रिजल्ट। जब फ्रूट यानी जब मैंगो पी स्टेज में होता है, यू कैन इमेजिन पी क्या होती है? मटर। तो जब मैंगो का फ्रूट्स जो होते हैं जब पेड़ में पी स्टेज यानी मटर के दाने जितने छोटे होते हैं, तब हमें उस स्टेज में ही अप्लाई करना है। ओके, उस स्टेज में जब हम अप्लाई करेंगे तो तब जाके फ्रूट के अंदर जो एम्ब्रियो सैक है वहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या जो भी प्रॉब्लम थी वो रेक्टिफाई हो जाएगी और फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम इन फ्यूचर नहीं होगी। The next important disorder in mango is the little leaf. तो little leaf जो है ये एक important physiological disorder है। इसके पीछे क्या रीज़न है? बेसिकली इसके पीछे एक रीज़न है, दैट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ जिंक। मैंगो में जो लिटिल लीफ का डिसऑर्डर होता है ना, देख सकते हैं फिगर में, लिटिल लीफ क्या मतलब होता है? पत्ते बहुत छोटे छोटे साइज में हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएगा। नॉर्मल लीफ का साइज आपको पता है ना मैंगो का कितना अच्छा होता है, बड़ा होता है, बट लिटिल लीफ का मतलब होता है कि वो नॉर्मल साइज रिटेन नहीं रहेगा, अब लीफ का साइज छोटा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम मेनली होती है जिंक डेफिशिएंसी की वजह से। दिस लीड्स टू द स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द रूट्स, शूट्स एंड लीव्स। वैसे तो नाम लिटिल लीफ है, पर यहाँ पे जो ऑल ओवर द प्लांट की जो बात करेंगे, प्लांट का रूट, शूट और लीफ सबका सब रिड्यूस हो जाएगा, स्टंटेड हो जाएगा। द लीफ लैमेला टर्न्स पेल येलो व्हाइल मिड रिमेन ग्रीन। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? यू नो ऑल, कि जब लीफ पीली पड़ जाती हैं लेकिन उसका जो मिडल है वो ग्रीन रहता है, दैट इज नोन एज इंटरवीनल क्लोरोसिस। ओके, यानी हम कह सकते हैं जिंक डेफिशिएंसी में इंटरवीनल क्लोरोसिस भी देखने को मिलती है। एक तो पत्ते छोटे हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, लीव्स का साइज रिड्यूस हो रहा है, प्लस लीव्स का कलरेशन भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे इंटरवीनल क्लोरोसिस देखने को मिल रही है। लीव्स बिकम वेरी मच रोजेट अपीयरेंस। रोजेट का मतलब भी वही हुआ, स्मॉल इन साइज, ठीक है, लिटिल विद इंटरवीनल क्लोरोसिस। Yellowing necrotic patches develop on the old leaves with drying of the leaves. Subsequently, necrotic patches turn gray and cover the entire area, entire surface. ठीक है, तो जैसे जैसे जिंक डेफिशिएंसी बनी रहेगी तो प्लांट में सिम्टम्स जो हैं वो एक अलग ही रूप ले लेंगे। अभी तक हमने देखा कि लीव्स छोटे हो रहे थे, इंटरवीनल क्लोरोसिस हो रही थी, अब जैसे जैसे जिंक डेफिशिएंसी बनी रहेगी तो बाद में ये क्या होगा? नेक्रोटिक पैचेस बन जाएंगे, लीव्स जो होगी वो सूखने लगेगी, ड्राई हो जाएगी।
ठीक है, और पूरा का पूरा जो नेक्रोटिक पैचेस थे बाद में वो ग्रे कलर के हो जाएंगे और इंटायर जो लीव है वो ड्राई होके फॉल ऑफ हो जाएगी। तो उसको हमें कैसे कंट्रोल करना है, बिकॉज जो लिटिल लीफ की प्रॉब्लम है वो जिंक डेफिशिएंसी की वजह से है, तो हम यहाँ पे सिंपली जिंक अप्लाई करेंगे एंड हियर वी हैव ऑप्शन जिंक सल्फेट। तो हम इसको सॉइल में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम लोग को सॉइल एप्लीकेशन करना है तो जिंक सल्फेट अप्लाई करना है 10 kg पर हेक्टेयर, और फॉलियर स्प्रे करना है तो हमें अप्लाई करना है 0.5%। ओके, तो जिंक सल्फेट को हम सॉइल एप्लीकेशन और फॉलियर एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे केमिकल आता है निकल के, दैट निट्रोजिंक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निट्रोजिंक इन रिसेंट आया है अभी। निट्रोजिंक में नाइट्रोजन और जिंक दोनों का कॉम्बिनेशन है, और निट्रोजिंक का जो एप्लीकेशन डोज है दैट इज 150 ml पर 100 liters ऑफ वाटर। So this is the control measure to control the little leaf problem in mango. The next important disorder is clustering और झुमका in mango. That is very interesting disorder. ये बहुत ही interesting और amazing physiological disorder होता है मैंगो में। नेम से क्लियर है, क्लस्टरिंग यानी बहुत ज़्यादा गुच्छा बन जाएगा, और झुमका डिसऑर्डर भी इसको कॉमनली बोलते हैं झुमका। फिगर में इसको देख सकते हैं क्यों इसको झुमका कहा गया है, क्योंकि ये दिखने में कुछ झुमका टाइप्स का अपीयरेंस होता है। इसमें जो मैंगो होते हैं, मैंगो के इन्फ्लोरेसेंस में जब फ्रूट स्टार्ट होते हैं ना, तो फ्रूट्स का जो साइज होता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, और फ्रूट्स बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पास पास यहाँ पे फ्रूट्स की ग्रोथ होती है, दूर दूर नहीं होते, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा फ्रूट्स पास होंगे तभी तो गुच्छा क्लस्टरिंग होगा। ठीक है, इट इज कैरेक्टराइज बाय द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटलेट्स इन क्लस्टर एट द टिप ऑफ पैनिकल। ओके, ये क्लियर हो गया। यहाँ पे फ्रूटलेट्स जो होते हैं वो क्लस्टर में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। सच फ्रूटलेट्स सीजेस टू द ग्रोथ बियॉन्ड द पी और मार्बल स्टेज। और यहाँ पे जो फ्रूट का साइज है बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो एकदम पास पास ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉपर स्पेस मिल नहीं रहा है ग्रोथ के लिए, तो इनकी ज़्यादा ग्रोथ तो होगी नहीं। जो मैंगो है यानी आम है वो बहुत ही छोटा पी साइज का यानी मटर के दाने जितना छोटा ही रह जाएगा। These fruits do not contain seeds when they cut open, और इनमें कोई सीड्स नहीं होगा अगर इनको ओपन करेंगे, बिकॉज छोटे हैं, साइज अभी प्रॉपर इनका रिटेन हुआ नहीं है, पी स्टेज में जो सीड्स वैसे भी इसमें होता नहीं है। ओके, दिस डिसऑर्डर सीम्स टू बी ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिनेशन। अब इसके पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे रीजन होते हैं। क्लस्टरिंग क्यों हो रही है, क्लस्टरिंग क्या ही ये हमने समझ लिया। क्लस्टरिंग में फ्रूट्स का साइज जो है पी साइज का रहेगा, और वो बहुत ज़्यादा क्लस्टरिंग में fruitlets growth करेंगे, that is the clustering और झुमका problem. But what is the reason behind this? The first reason that is the lack of pollination and fertilization. अगर मैंगो में प्रॉपर पॉलिनेशन नहीं होगा, यू ऑल नो मैंगो में जो पॉलिनेशन होता है वो कैसे होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है ड्यू टू इंसेक्ट, हनी बी, नॉट कॉमन जो हाउस फ्लाई होती है उनके थ्रू होता है। ओके, तो इंसेक्ट के थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, तो अगर प्रॉपर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, तो झुमका या क्लस्टरिंग डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, अमंग दैम absence of sufficient population of pollinators in the orchards is the main reason. ठीक है, एक तो पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट रीजन है, अगर हमारे ऑर्चर्ड में आसपास प्रॉपर पॉलिनेटर्स नहीं होंगे, सफिशिएंट पॉपुलेशन ऑफ पॉलिनेटर्स, क्योंकि मैंगो में जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, और अगर हमारा ऑर्चर्ड एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे प्रॉपर पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, तब भी हमारा पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। ओके, द अदर रीजन कॉजिंग द डिसऑर्डर आर ओल्ड एंड ओवरक्राउडिंग ऑफ द ट्री। या फिर एक रीजन ये है कि अगर हमारा मैंगो ट्री बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, अब उसमें इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी है नहीं ग्रोथ की, ठीक है, या फिर ओवरक्राउडिंग की प्रॉब्लम है, तब भी डिसऑर्डर आ सकता है। इसके अलावा इनडिस्क्रिमिनेट spraying of pesticides against pests and diseases, इन सिंथेटिक पैराथ्रॉइड्स का यूज़ करना, और स्पेशली मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस जो होती है ना, स्पेशली अगर हम दशहरी या फिर एक ही तरह की मैंगो की वैरायटी को ही कल्टीवेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, मोनोकल्चर प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, या फिर बैड वेदर या फिर मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है ड्यूरिंग द फ्लावरिंग, तब भी ये क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। तो दिस इज ऑल द रीज़न बिहाइंड द प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग और झुमका डिसऑर्डर्स इन मैंगो। ठीक है, अब इसको कैसे मैनेज करना है, प्रॉब्लम क्या थी हमने देख लिया, प्रॉब्लम किस वजह से है ये भी हमने देख लिया। नाउ व्हाट आर द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो क्लस्टरिंग को मैनेज करने के लिए हम देख सकते हैं कि हम लोगों ने एक रीज़न पढ़ा था इसका, क्लस्टरिंग क्यों होती है, क्योंकि प्रॉपर पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसके लिए हम ध्यान रख सकते हैं
क्योंकि हम इंसेक्टिसाइड जो होते हैं प्रॉपरली स्प्रे नहीं करते, इसकी वजह से भी जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो मर जाते हैं, क्योंकि पॉलिनेटर्स जो होते हैं मैंगो के केस में वो इंसेक्ट होते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर देंगे मैंगो में, तो ये जो पॉलिनेटर्स होते हैं इनकी पॉपुलेशन भी रिड्यूस हो जाती है। तो पॉलिनेटर्स की पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमको इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो नहीं, मतलब करना है बट प्रॉपर टाइम पे करना है। इंसेक्टिसाइड शुड नॉट बी स्प्रे एट द फुल ब्लूम, ठीक है। जब फुल ब्लूमिंग का टाइम चल रहा होता है, फूल आ रहे होते हैं, उस टाइम पे फूल आने से पहले हमको किसी भी तरह का इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है, अदरवाइज जो पॉलिनेटर्स हैं वो किल हो सकते हैं। पेस्ट एंड डिसीजेस शुड बी कंट्रोल्ड इन टाइम बाय स्प्रेइंग द रिकमेंडेड पेस्टिसाइड्स ओनली। Introduction of beehives in the orchards during the flowering season for increase the number of pollinators। एक तो हमने इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है, तब भी हमारे पॉलिनेटर सेफ रहने चाहिए। ऊपर से अगर पॉलिनेटर नहीं है हमारे ऑर्चर्ड्स में, तो हम लोग को बी हाइव्स को स्टैब्लिश करना होगा, ताकि बी हाइव्स अगर हमारे ऑर्चर्ड्स में होंगी तो पॉलिनेटर्स आएंगे तो पॉलिनेशन अच्छे से होगा और क्लस्टरिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट वन है मोनोकल्चर प्रैक्टिस को अवॉइड करना है। अगर हम एक ही वैरायटी को कल्टीवेट करेंगे तो मोनोकल्चर प्रैक्टिस की वजह से भी डिसऑर्डर हो सकता है, क्लस्टरिंग हो सकती है, तो इसलिए मोनोकल्चर जो होगा वो नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी हमारा ऑर्चर्ड बहुत ज़्यादा पुराना है, फॉर एग्जाम्पल हम दशहरी वैरायटी कल्टीवेट करें, तो वहाँ पे हमें 5 to 6% अदर वैराइटीज़ को भी प्लांट करना होगा, ठीक है। या फिर मोनोकल्चर में हम स्पेशली अगर दशहरी लगा रखा है, क्योंकि प्रॉब्लम दशहरी में देखने को बहुत मिलती है, तो हम यहाँ पे हम टॉप वर्किंग कर सकते हैं, टॉप वर्किंग। तो हम मैंगो की जो दशहरी मैंगो है उसकी टॉप वर्किंग कर सकते हैं विद अ पॉलिनाइजिंग वैरायटी, कोई दूसरी मैंगो की पॉलिनाइजिंग वैरायटी के साथ यहाँ पे टॉप वर्किंग कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, प्रूनिंग ऑफ द ओल्ड ट्रीज मे बी डन टू ओपन द कैनोपी। बहुत ज़्यादा क्लोजली स्पेस अगर कैनोपी है तो कैनोपी को थोड़ा सा ओपन करने के लिए हम उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, कटाई छटाई कर सकते हैं। और केमिकल स्प्रे की बात करें तो यहाँ पे भी हमारा जो नैप्थलिक एसिटिक एसिड वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। 300 ppm स्प्रे अगर हम करें नैप्थलिक एसिटिक एसिड का ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर क्यों, क्योंकि ये फ्लावरिंग से पहले का समय होता है, ठीक है। तो फ्रूट या फ्लावरिंग से पहले का जो टाइम अक्टूबर नवंबर, उसके टाइम पे अगर हम स्प्रे करेंगे तो हमारा जो फ्लावरिंग होगी या फ्रूटिंग होगी वो प्रॉपर होगी। तो नैप्थलिक एसिटिक एसिड का स्प्रे इट्स वेरी गुड ऑप्शन टू कॉम्बैट और टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ क्लस्टरिंग इन मैंगो। The next and the last disorder in mango is biennial bearing। और biennial bearing के बहुत सारे नाम हैं, biennial bearing बोलो, alternate bearing कह लो, या फिर irregular bearing बोलो। ये important disorder होता है। ये सारे मोस्ट ऑफ द जो नॉर्थ इंडियन वैरायटीज़ हैं मैंगो की, जो वैरायटीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होती हैं, बहुत ज़्यादा उनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। मैंगो की वैरायटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन होता है। लाइक इफ़ यू कंपेयर द North Indian mango variety with South Indian mango varieties, you find a lot of difference in them। तो जो डिफरेंस होता है उनमें से एक डिफरेंस ये भी है बाइनियल बेयरिंग का। जनरली जो नॉर्थ इंडियन मैंगो वैरायटीज़ होती हैं दे हैव बाइनियल बेयरिंग हैबिट, उनमें बाइनियल बेयरिंग होती है। और जो साउथ इंडियन वैरायटीज़ होती हैं दे आर रेगुलर बेयरर, उनमें बेयरिंग जो होती है रेगुलर होती है। नाउ व्हाट इज दिस बाइनियल बेयरिंग और रेगुलर बेयरिंग? आई कैन एक्सप्लेन यू। द टर्म बाइनियल बेयरिंग, अल्टरनेट बेयरिंग, रेगुलर बेयरिंग generally signifies the tendency of mango tree to bear a heavy crop in one year and very little or no crop in the succeeding year, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है मैंगो में बाइनल बेयरिंग की, यानी एक सीजन में तो क्रॉप प्रॉपर हैवी बियर करेगी, दैट इज नोन एज ऑन ईयर, और उसी के अगले साल सक्सीडिंग ईयर में जो मैंगो है उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी या फिर बहुत ही कम क्रॉप्स ग्रो करेंगे, दैट इज नोन एज ऑफ ईयर। दैट इज बाइनल बेयरिंग में जो प्रॉब्लम होती है उसमें क्या होता है, ऑन ईयर और ऑफ ईयर की प्रॉब्लम होती है। ऑन ईयर में हमारा जो फ्रूट होता है वो प्रॉपर आता है और ऑफ ईयर में फ्रूट क्रॉप्स जो होते हैं वो नहीं आते हैं, फिर बहुत कम प्रोडक्शन हो पाता है। मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल वैरायटीज ऑफ नॉर्थ इंडियन दैट इज दशहरी, लंगड़ा, चौसा, दे आर बाइनल बेयरिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडियन वैरायटीज जो होती है मैंगो की उनमें बाइनल बेयरिंग की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है कि वैरायटी का नाम दिया होगा और उसमें पूछा होगा कि इसमें बाइनल बेयरिंग है या नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी मैंगो वैरायटीज़ जो है नॉर्थ इंडिया की हैं, कौन सी साउथ इंडिया की हैं। तो जो इंपॉर्टेंट नॉर्थ इंडियन वैरायटीज़ हैं उसमें आती है दशहरी, लंगड़ा, चौसा। और जो साउथ इंडियन वैरायटीज़ हैं लाइक तोतापुरी, रेड स्मॉल, नीलम, बेंगलोरा, ये हमारी जो है साउथ इंडियन वैरायटीज़ हैं। और साउथ इंडियन वैरायटीज़ जो होती हैं वो रेगुलर बियरर होती हैं।
सो आपको दो टर्म्स पता चल गए होंगे, बाइनरी बीयर और रेगुलर बीयर. When a tree produces heavy crops in one season, it gets exhausted nutritionally and is unable to put forth new flesh, thereby failing to yield in the following season. ये रीज़न है कि बैनल बीयरिंग क्यों होती है. होता क्या है कि ऑन ईयर के टाइम पे जब प्लांट में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन होता है, उस टाइम पे जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो सारा का सारा एग्जॉस्ट हो जाता है, और वो इस तरह से एग्जॉस्ट होता है कि वो आने वाले टाइम के लिए, न्यू फ्लैश के लिए उसमें जरा भी न्यूट्रिएंट रहता नहीं है. तो दैट इज़ वाई जो आने वाला टाइम होता है उसमें न्यू फ्लैश में सिर्फ कोई भी ग्रोथ नहीं होती है, बहुत ही कम ग्रोथ होती है. द प्रॉब्लम हैज़ टू बी एट्रीब्यूटेड टू द कॉज लाइक जेनेटिकल, फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर. ये प्रॉब्लम जेनेटिकली भी हो सकती है, वैसे तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है बट ये प्रॉब्लम जेनेटिकली है, एनवायरमेंट और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स की वजह से भी न्यूट्रिशनल फैक्टर भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है. तो उसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम में क्या है कि हमने देखा कि पहले साल तो अच्छा प्रोडक्शन हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर सक्सीडिंग ईयर में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ क्योंकि न्यूट्रिशन जो है वो एग्जॉस्ट हो चुका है. तो उसके लिए हम एक प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, दैट इज डी ब्लॉसमिंग. डी ब्लॉसमिंग में हम क्या करते हैं, जो मेल पार्ट होते हैं फ्लावर्स का उसमें डी ब्लॉसमिंग करेंगे, यानी फ्लावर्स को, अनवांटेड फ्लावर्स को हम रिमूव करेंगे, दैट इज डी ब्लॉसमिंग. डी ब्लॉसमिंग इज रिकमेंडेड टू रिड्यूस द क्रॉप लोड इन द ऑन ईयर, ताकि ऑन ईयर में क्रॉप लोड कम हो जाए और उसके आने वाले जो ऑफ ईयर है वहाँ पे भी जो न्यूट्रिएंट है वो थोड़ा बैलेंस्ड हो जाए. इसके अलावा पैक्लोबिट्राजोल का स्प्रे करेंगे 4 to 5 ग्राम पर ट्री इन द मंथ ऑफ सितंबर, रिजल्ट इन अर्ली फ्लावरिंग विद हायर फ्रूट सेट एंड ईल्ड. तो पैक्लोबिट्राजोल का एप्लीकेशन करने से भी हम बाइनल बीयरिंग की प्रॉब्लम से बच सकते हैं. इट मे बी अप्लाइड एवरी ईयर for regular fruiting, particularly in young trees. The time of application may vary according to the fruit bud differentiation.